गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखेंगे ये माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये संक्षेप में टिप्पणी पूछ लेता है बोर्ड कि माइकोराइजा पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी है। तो एक बार आप लोग माइकोराइजा के बारे में देखिए कि माइकोराइजा क्या है, इनके बीच में किस प्रकार से सहजीविता होती हैं, एक दूसरे के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। ये भी मार्केट में उपलब्ध है माइकोराइजा, जो पौधों के लिए फास्फोरस उपलब्ध कराता है। एक तंतु होता है, तंतु के रूप में पौधे की जड़ें में घुस जाता है। किसमें घुस जाता है? जड़ों में घुस जाता है। और ये बाहर रहकर कुछ भाग इसका बाहर रहता है जो फास्फोरस उपलब्ध करता है, पौधों को उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे की वृद्धि होता है और इससे पौधे से क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है। तो दोनों को एक दूसरे को क्या है? लाभ हैं। तो आप लोग इसके बारे में अच्छी प्रकार से देखना बेटा कि माइकोराइजा क्या है। देखिए, अब तक आपने बहुत सारी खादों का उपयोग किया है अपनी भूमि के अंदर। अब आप लोग प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक उर्वरक कह दो या जैव उर्वरक कह दो। देखिए, जैव उर्वरकों के अलावा एक और आएगा आपके सामने, कृषि पंचांग, जिसको आप कृषि कैलेंडर कहेंगे। उसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि पंचांग देखना, ग्रह और नक्षत्र के आधार पर ये कैलेंडर बनाया हुआ है। यदि किसान इसके कैलेंडर, क्योंकि आज एग्रीकल्चर भी इसी कृषि कैलेंडर के आधार पर चल रही है। पहले आप लोग देखिए माइकोराइजा, देखना बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा सबसे पहले ये देखेंगे कि माइकोराइजा होता क्या है। ठीक है, देखिए बेटा माइकोराइजा। ठीक है, इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। अपनी रफ कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। ठीक है ना, विशेष प्रकार का कवक होता है, कवक होता है। ये ध्यान रखना कि माइकोराइजा क्या है? ये कवक होता है जो बहुशाखीय, जो बहुशाखीय लिख सकते हैं आप लोग, या आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बहुशाखीय, जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है, से बना होता है, बना होता है। ठीक है बेटा, ये एक विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है। पौधों तथा, यहां पर आप लोग कोमा लगाइए, आप पौधों तथा दाल वाली फसलों की जड़ों, क्या करता है? दाल वाली फसलों की जड़ों में, दाल वाली फसलों की जड़ों में, पौधों तथा दाल वाली फसलों, आप दलहनी फसल कह सकते हैं, लेग्युमिनेसी कह सकते हैं, या फेबेसी कह सकते हैं। फेबेसी फसलों की जड़ों में इसके तंतु, जड़ों में इसके कौन? माइकोराइजा। इसके तंतु, फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं, तंतु प्रवेश कर जाते हैं। तंतुओं का वह भाग, यहां पर देखना, तंतुओं का वह भाग
वह भाग, देखना बेटा, तंतुओं का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है, जो जड़ों के बाहर, वह भाग जो जड़ों के बाहर जड़ों के बाहर रहता है, जड़ों के बाहर रहता है, ठीक है, रहता है। तो क्या करता है? मिट्टी से लगातार रहता है, मिट्टी से लगातार मिट्टी से लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। लगातार क्या करता रहता है? फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। ये देखिए, ये माइक्रोराइजा बहुत अच्छा कार्य करता है। क्या फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन तंतुओं का वह भाग जो जड़ों के बाहर, जो जड़ों के बाहर रहता है, वह मिट्टी से लगातार क्या करता रहता है? फास्फोरस को अवशोषित करता रहता है। ठीक है ना बेटा? तो फिर ये क्या करेगा? देखना, यह फास्फोरस तंतुओं या एक बार यहां से देखना, लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। ये फास्फोरस तंतुओं के अंदर गति कर, ये फास्फोरस तंतु के अंदर गति करके या गति कर जड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। देखिए बेटा, पहुंच जाता है। इस प्रकार कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता पाई जाती हैं। देखना बेटा, पौधों की जड़ों के बीच क्या पाई जाती हैं? सहजीविता होती है। बीच सहजीविता रहती है। कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता रहती है। उदाहरण भी बता देता हूं, आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। उदाहरण देखिए आप लोग। उदाहरण, आर्बुस्कुलर, यहां पर उसकी मात्रा लगी हुई है, देखना, आर्बुस्कुलर, ठीक है, आर्बुस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है ना बेटा? माइकोराइजा, आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। मक्का, माइकोराइजा का उपयोग मक्का में किया जाता है, देखना बेटा कितना इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा इसको शॉर्ट तरीके में याद करेंगे कि एक कवक होता है जो भूसा के लंबे तंतु से बना होता है, ठीक है ना? ये पौधे एवं दाल वाली फसलों की जड़ों में
इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। तंतु का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है वो मिट्टी से लगातार क्या करता रहता है, फास्फोरस को अवशोषित करता रहता है। ठीक है ना, अवशोषित कर क्या कर, ये फास्फोरस तंतु के, ये फास्फोरस क्या करेगा, तत्वों के अंदर क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, गति करेगा, और गति करके जड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है, जिससे पौधा क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जिससे पौधा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। इस प्रकार से कवक और पौधे के बीच में सहजीविता बनी रहती है। ये माइकोराइजा, ये क्या है, माइकोराइजा है। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद करना। एक उदाहरण दे दिया है, अर्बुस्कुलर माइकोराइजा, जो मक्का में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मक्का की फसल में उपयोग लाया जाता है अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। कई बार ये जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माइकोराइजा की कौन सी प्रजाति यहाँ पर मक्का की फसल में उपयोग किया जाता है, अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है ना, याद रखना आप लोग बेटा। देखिए बेटा, आप लोग दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं कि माइकोराइजा क्या है। ये एक विशेष प्रकार का कवक होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना रहता है। क्या करता है, जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है। पौधों तथा दाल वाली फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। तंतु का वह भाग जो जड़ के बाहर रहता है, जो मिट्टी से लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है, ये फास्फोरस तंतुओं के अंदर गति कर जड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता रहती है। उदाहरण दे दिया है यहाँ, अर्बुस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग किया जाता है। किसमें का उपयोग, मक्का, ये देखिए मक्का में किया जाता है। ठीक है बेटा, किया जाता है। ये लो पूरा लिख लीजिए मक्का। ठीक है, इसके बाद में देखना आप लोग कृषि पंचांग। कृषि पंचांग, ये देखिए जिस प्रकार से आप लोग पंचांग हर मुहूर्त के अंदर काम में लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कृषि पंचांग बना हुआ है। ठीक है ना, कृषि पंचांग, कृषि पंचांग, ध्यान देखना, कृषि पंचांग। यहाँ पर ये आई है KRISHI, कृषि, PANCHANG, कृषि पंचांग। KRISHI PANCHANG, कृषि पंचांग या कृषि कैलेंडर। कृषि कैलेंडर, ये देख लीजिए बेटा, कृषि कैलेंडर। ठीक है, ये ड है, कृषि कैलेंडर। इसको अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी जो कृषि है वो इस पर निर्भर करती है। हमारी कृषि किस पर निर्भर करती है, कृषि पंचांग पर निर्भर करती है। देखिए बेटा, ये कृषि पंचांग ये चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। किस पर होता है, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। कृषि पंचांग किस पर होता है, ये ध्यान रखना। कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया है और बोर्ड भी उठा सकता है कि कृषि पंचांग किस पर आधारित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए चंद्रमा की गति पर आधारित है। देखिए, चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पर ये कृषि पंचांग बनाया हुआ है। ध्यान से सुनिए आप। देखिए बेटा, हमारी जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, प्रति वर्ष यहाँ से कृषि कैलेंडर निकलता है। जो किसान उसको पढ़कर, क्योंकि बहुत सारे किसानों को तो पता ही नहीं है कि कृषि कैलेंडर होता क्या है, कृषि पंचांग क्या है। ठीक है ना, इस पंचांग के अंदर कृषि का मुहूर्त देखकर कृषि का कार्य किया जाता है। देखिए, मैं पहले की बात करता हूं तो पहले वाले किसान जो अपने दादाजी हैं, दादी जी हैं, यदि आज वो कार्य करने की
समर्थ नहीं है, कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, तो आज उनसे आप बैठकर बात कीजिए कि दादाजी आप लोग पहले खेती करते थे तो किस प्रकार से करते थे। पहले बारिश आने से पहले अपने हल की रिपेयरिंग करते थे, ठीक है। उसके बाद में वो अपने हल को अपने बहन से या बालिका से, छोटी बालिका होती उससे क्या करता था, अपने हल से राखी बंधवाता था और अपने हाथ की राखी बंधवाता था। वो क्या था, एक मुहूर्त था, शुभ कार्य था। हाँ ठीक है ना। कभी कभार अपन एक दूसरे से, जैसे पड़ोस के अंदर जो खेती के अंदर अपन हल लेके जाते हैं, वो झगड़ा करते हैं, तो अपन कुछ ने उसको बोलते हैं कि अपना वो मुहूर्त है वो खराब हो जाएगा, भाई तुम ऐसा मत करो तुम लोग, ठीक है, कहते हैं ना अपन। तो ये ध्यान रखना, वही चीज़ है यहाँ पर। मैं आज इसके बारे में आपको स्पष्ट बताऊंगा कि कृषि पंचांग, और यदि किसान आज भी देखकर करता है तो ये बिल्कुल तथ्य सही है, इसको वैज्ञानिक तथ्य भी सही माना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो पृथ्वी के अंदर कब तो पानी नीचे चला जाता है और कब ऊपर रहता है, तभी तो किसान देखना एक वर्ष बाजरे की फसल बोता है, अरे एक वर्ष क्या होता है, गेहूं की फसल बोता है, देखा, ठीक है ना। क्योंकि बाजरे की जड़ें क्या होती है, गहरी जाती हैं, तो वो नमी का अवशोषण कर ले, क्योंकि नीचे तक पानी चला जाता है, ठीक है, खरीफ की। और रबी में क्या होता है, पानी ऊपर रहता है, तो पौधा अपने आप विकसित हो जाता है। यही है ये कृषि पंचांग के बारे में। अभी आप लोग एक एक बात देखेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये देखना, कृषि पंचांग या कृषि कैलेंडर शास्त्र प्रणाली में, शास्त्र प्रणाली में, शास्त्र प्रणाली में भारत में प्राचीन शास्त्र प्रणाली में, भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देखकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। लेकिन आज इस चीज को सब भूल गए हैं, और सब भूल गए हैं तो मीन सारा सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कर रहे हैं कि कब पानी देना है, कब नहीं है देना है, ये सारा सिस्टम। पहले वाले व्यक्ति को पूछोगी, वो चंद्रमा को देखकर, वो चाहे आप कभी भी, जब किसान अपना तथ्य पेश करता था तो वो तथ्य सही निकलता था, ठीक है। जैसे जब चिड़ियाँ धूल में स्नान करती थी तो किसान बता देता कि यार बारिश आएगी, ठीक है। जब चींटियाँ अपने अंडों को लेकर चलती हैं, दौड़ती रहती हैं इधर उधर, तो किसान कह देता था कि ये बारिश आने वाली है। जब स्त्री घर में आटा लगाकर उसको कुछ समय के लिए रख देती थी और वो नमी छोड़ देता, तो किसान कहता कि बरसात आएगी 100%। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ी की है, इसको डिस्टर्ब किया है, इसको असंतुलित किया है, इस वजह से हमारे तथ्य सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को आज भी मैं यही बता रहा हूँ कि यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं तो वो पहले वाला समय हम ला सकते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ पौधे भी कम हैं, यहाँ पर आप लोग आए दिन इसको काट रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि कम से कम एक व्यक्ति को 5 वृक्ष लगाना इस समय बहुत ही अति आवश्यक है। लेकिन आज सोच क्या हो गई, जैसे आम का पौधा कोई लगा रहा है तो वो ये कहता है कि जो आम मैं लगा के जा रहा हूँ तो इसके आम भी मैं ही खा के जा रहा हूँ, खाऊंगा। तो ये अगर ये अपन बात बनाकर रखते हैं तो वो पौधे नहीं लगते हैं। क्योंकि हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे वातावरण को आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसा कार्य करना ही होगा।
तो देखना ये कृषि पंचांग अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, अपने मस्तिष्क पर उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना शास्त्र प्रणाली में भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देकर कृषि का कार्य किया जाता रहा है। और पहले ही नहीं, आज भी भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कृषि कैलेंडर निकल कर आता है। पहले इसको कृषि पंचांग के नाम से बोलते थे, जिसको पंचांग का मतलब जानते हो अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं, पतड़ा। क्या बोलते हैं? पतड़ा। पतड़ा बाँचना, क्योंकि इसमें सारी बातें लिखी रहती हैं। जैसे अपना पंचांग दिखाते हैं, ब्याह शादी के लिए मुहूर्त देखते हैं, उसी प्रकार से कृषि का भी पंचांग है। और इस पंचांग के तहत ही हम खेती करते हैं, तो किसी प्रकार के रोग कीटों का आक्रमण नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान में रख लेना, क्योंकि 2, 4, 5 दिन में अगर कर देते हैं ना मुहूर्त से ऊंचू, तो वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है ना। जिस प्रकार आप लोग मकान बनाते हैं या अन्य गाड़ी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, अपन धन बसाते हैं अपने घर के अंदर, तो मुहूर्त देख कर लाते हैं तो वो अच्छा पनपता है। अगर वो मुहूर्त देख कर नहीं लाता है तो वो क्या होता है, स्थिति उसकी गड़बड़ा जाती है। तो ये चीज़ भी इसी में लागू है कृषि पंचांग के अंदर। तो देखना शास्त्र प्रणाली में भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देखकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। कृषक किसान या कृषक कह सकते हैं, किसान ग्रह नक्षत्रों, ठीक है, ग्रह नक्षत्रों, ये देखिए बेटा यहां पर नक्षत्रों हैं, नक्षत्रों व चंद्रमा की गति, वह चंद्रमा की गति देखकर कृषि कार्य, देखकर फसलों की बुआई, कटाई, फसल का चुनाव आदि कृषि कार्य करते थे। आदि कृषि कार्य करते थे। देखिए बेटा, चंद्रमा की गति देखकर फसलों की बुआई, कटाई, फसलों का चुनाव आदि कृषि कार्य करते थे। लेकिन आज कोई भी नहीं कर रहा है। जो वृद्ध किसान है वो तो फिर भी कृषि कैलेंडर देख लेता है, कृषि पंचांग देख लेता है कि कब बारिश आएगी, कब मानसून की बारिश आएगी, कब नहीं आएगी, ये सारी बातें, कब फसल में रोगों का आक्रमण भरता है, कब नहीं भरता है, कौन सी फसल अपन को बोना है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो, कौन सी फसल बोएंगे तो कौन सा कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप लोग कृषि पंचांग देकर, क्योंकि आप लोग मौसम में नमी के आधार पर तो कीट एवं रोगों का आक्रमण होता है, तो ये चीज़ देख लेंगे, इनको आप लोग रोक देंगे कि इस समय में हमको फसल नहीं बोनी है, इस समय हमारी को कटाई नहीं करनी है। ठीक है, तो आप लोग ऑटोमेटिक ही क्या करेंगे, सारा सिस्टम सुधार लेंगे और आपका उत्पादन बढ़िया होगा। तो देखना, चंद्रमा की गति देखकर फसलों की बुआई, कटाई, फसल का चुनाव आदि कृषि कार्य करते थे। ठीक है ना बेटा। लेकिन धीरे धीरे यह ज्ञान समाप्त होता गया या हो गया। ठीक है, समाप्त होता गया। देखिए बेटा, लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान समाप्त होता गया। क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा फट जाता है या ज़्यादा स्टडी कर लेता है तो वो अपने इस तथ्य को छोड़ देता है और अपना अन्य तथ्य, क्योंकि आज
अपना धंधा विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे केमिकल हमारे यहाँ मार्केट में उपलब्ध करा रही हैं, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए। देखा करो आप लोग, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या मई जून में आप लोग कह सकते हैं आप, उस समय देखा करो बहुत सारी कंपनियां फील्ड में रहती हैं कि ये जैविक खाद है, ये फलाना है, ये खाद है, ये और ये आप लोग ये है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, न कोई कृषि डिपार्टमेंट से आप लोग कोई सूचना लेते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं रहता है। ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करेंगे, एक्टिव रखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी जो भी खेती समस्या है आप लोग ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बताएंगे नहीं, बिल्कुल। जहाँ पर जो पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, हाँ जो तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि कृषि संबंधित क्या क्या अपन को कार्य करने हैं, कब नहीं करना है, कौन सी किस्म बोना है, ठीक है। आप लोग ये कहते हैं कि ये जो आप लोग बताते हैं किस्म मिलती नहीं है, आप लोग सीधे दुर्गापुर आ जाइए बेटा, वहाँ पर आप लोग को हर प्रकार की किस्म मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सीड अपने पास में जो सेटिस्फाई सीड है वो ज़रूर मिलेगा आपको। ज्ञान समाप्त होता गया सन 1924 में, देखना सन 1924 में एक दार्शनिक वैज्ञानिक में विद्वान, यहां पर देखना मैं लिख रहा हूं विद्वान, सन 1924 में विद्वान दार्शनिक डॉक्टर रुडले, यहां पर डॉक्टर रुडोल्फ, क्या रुडोल्फ, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर, ये ध्यान रखना, स्टेनर है ये, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर बायोडायनेमिक, बायोडायनेमिक, ये देखिए आप लोग, बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा, खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये देखिए बेटा, ये वैज्ञानिक था, ये रुडोल्फ स्टेनर, जिसने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया सन 1924 में। अब देखिए बेटा, ये एक वैज्ञानिक बायोडायनेमिक खेती, जिसको हम जैव गति की कृषि भी कहते हैं, जैव गति की कृषि या जैव गति कृषि कहते हैं, कि वह खेती जो जीवों के सहारे की जाती हैं उसको हम बायोडायनेमिक खेती कहते हैं, ठीक है ना। ये कई बार एक नंबर में पूछा हुआ है कि बायोडायनेमिक क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जैव गति की कृषि है। क्या है? जैव गति की कृषि है। कि आप लोग इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि वह खेती जो जीवों के सहारे की जाती हैं उसको हम बायोडायनेमिक कहेंगे। अब देखना बेटा, जो जीवों के सहारे जो खेती की जा रही है 100% वहाँ का वातावरण, वहाँ का पोल्यूशन क्या होगा? शुद्ध रहेगा, किसी प्रकार का दूषित नहीं होगा, किसी प्रकार में फसलों में रोग नहीं लगेंगे, कीटों का आक्रमण नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, सन 1924 में क्या किया, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया और इस पर जोर दिया कि आप लोग इसको अपनाएं, अधिक से अधिक किसान इसको अपनाएं। देखिए यहाँ पर इसके लिए प्रचार प्रसार भी किए। पहले बेटा आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन जो पुराने किसान हैं उनको पता है कि पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी, ऑडियो विजुअल
इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं था, तो गांव के अंदर भारत सरकार के द्वारा गाड़ियां आती थी और हमारे को फिल्म बताते थे, फिल्म दिखाते थे 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, जिससे किसान को प्रचार प्रसार करके मोटिवेशन किया जाता था। आज नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज तो ऑडियो विजुअल सब अपने दूरदर्शन वगैरह, रेडियो हैं, इनके माध्यम से, हम अखबार है इनके माध्यम से, या फिर हम डायरेक्ट नंबर लेकर हम बात कर लेते हैं, तो इतना वो नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आती हैं। अब प्रतिपादन किया, ठीक है ना। इसके बाद में देखना बायोडायनिक खेती को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बायोडायनिक खेती को जैव गति की कृषि कहा जाता है। ये लो, कहा जाता है ये, ठीक है। बायोडायनिक खेती को क्या कहते हैं? जैव गति की कृषि कहा जाता है, या गति की कृषि भी कहा जा सकता है। आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, भी, कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। देखना, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का क्रमवार, क्रियाओं का क्रमवार वैज्ञानिक विधि से अपनाने पर, वैज्ञानिक विधि से अपनाने पर जोर दिया। किसने? रूडोल्फ स्टेनर ने। किसने दिया जोर? रूडोल्फ स्टेनर ने क्या कहा? जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का क्रमवार वैज्ञानिक विधि से अपनाने पर जोर दिया। किसने? रूडोल्फ स्टेनर ने, ठीक है। जिसमें आकाशीय या नक्षत्रीय ऊर्जा, नक्षत्रीय ऊर्जा का प्रभाव वनस्पति या पौधों के भागों जैसे जड़, ये देखना बेटा, जैसे जड़, पत्ती, फल एवं बीज पर पड़ता है। फल एवं बीज पर पड़ता है। किसका? नक्षत्रीय ऊर्जा का प्रभाव वनस्पति या पौधों के भागों जैसे जड़, पत्ती, फल एवं बीज पर पड़ता है और पैदावार में गुणोत्तर
गुणोत्तर वृद्धि होती है। ठीक है ना, गुणोत्तर वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। ये देखिए बेटा, किसके आधार पर? देखिए, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का क्रमवार वैज्ञानिक विधि से अपनाने पर जोर दिया, जिसमें आकाशीय नक्षत्रीय ऊर्जा का प्रभाव वनस्पति पौधों के भागों जैसे जड़, पत्ती, फल एवं बीज पर पड़ता है और पैदावार में गुणोत्तर वृद्धि की जा सकती है। देखिए बेटा, यहां पर आप लोग कृषि पंचांग के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेना। तो देखिए, प्रतिवर्ष यहां पर एक और लिखेंगे, प्रतिवर्ष नक्षत्रों के आधार पर जैव गतिकीय हैं ये, जैव गतिकीय एवं बागवानी पंचांग तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, प्रतिवर्ष नक्षत्रों के आधार पर जैव गतिकीय एवं बागवानी पंचांग तैयार किया जाता है, बायोडायनिक खेती की जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बायोडायनिक एवं बागवानी पंचांग तैयार किया जाता है। कृषि पंचांग के अनुसार देखना, कृषि पंचांग के आधार पर सही समय पर कृषि पंचांग के अनुसार कृषि कार्य सही समय आधार पर कृषि कार्य सही समय पर करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, यदि आप लोग नक्षत्रों के आधार पर कृषि कार्य सही समय पर कर लेते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना, यह वैज्ञानिक तथ्य है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। यहां पर मैं यह वैज्ञानिक तथ्य ये वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। ये देखना, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी पर उपस्थित जल को चंद्रमा अपनी ओर क्या करता है, खींचता है या आकर्षित करता है। ठीक है, इसके बाद में देखना, मैंने एक बात आपको ध्यान रखना, ये जेट में कई बार पूछा हुआ है कि कृषि पंचांग किसकी गति पर आधारित है, तो ये ध्यान रखना चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखना कि पृथ्वी पर उपस्थित जल को चंद्रमा अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ये कब आकर्षित करता है, कब नहीं करता है,
तो अभी मैं आप इसकी जो चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं वो उसके बारे में आप बात करेंगे। देखना, भारत में विक्रम संवत, मास, पक्ष, देखा पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, देखा, नाम सुना है आपने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो आप लोग शुक्ल पक्ष किसको कहेंगे? जो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं ना, चांदनी रात, जिसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष अमावस्या को कहेंगे। किसको कहेंगे? अमावस्या को कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। पक्ष और तिथि, पक्ष और तिथि कृषि पंचांग के प्रमुख अंग है। ये देखिए बेटा, कृषि पंचांग के प्रमुख अंग कौन कौन से, यहां पर 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, विक्रम संवत, मास, पक्ष और तिथि। जो आज आप लोग क्या कर रहे हैं, खेती किससे कर रहे हैं? तिथि से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? दिनांक से कर रहे हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मानसून आने वाला है, ये आप खेती करिए आप लोग। ठीक है ना। लेकिन पहले क्या करते थे, विक्रम संवत, मास, पक्ष और तिथि। ये तिथि तो आज के जो एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक हैं, जो आज कृषि कैलेंडर के अंदर तिथि के अंदर ही आ रही है, और आप लोगों को बताया जाता है कि इस तिथि के अंदर आप लोग फसल बोएंगे तो किसी प्रकार का कोई कीट वगैरह, ये कीट आएगा या नहीं आएगा, आपको पूरी सूचना रहती है इसके अंदर। जिस प्रकार से ब्याह शादी का आप लोग मुहूर्त निकलाते हैं ना, जिसको बोलते हैं आप पतड़ा, उसी प्रकार से हमारा ये कृषि पंचांग भी है। ठीक है, तो इसके बाद में देखना आप लोग, इस प्रमुख अंक के बाद में है हमारा चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें पहला है प्रथम पक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। इसकी चर्चा हम कल करेंगे बेटा। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें पहला बताया मैंने प्रथम पक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कि चंद्रमा जिस प्रकार से उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर गति करता है, तो पानी की स्थिति भूमि पर किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो देखना बेटा, इसको मैंने एक शब्द आपको क्लियर कर दिया है, इसको आप उतारना और आप लोग याद जरूर करना। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।